नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने 12वां जो लेसन हमारा है भारतीय लोकतंत्र, उसमें लोकतंत्र को जीवंत रखने वाला चुनाव उसके बारे में देखा था। और चुनाव में लोकतंत्र में लोकमत जागृत करने वाले जो माध्यम है उसकी बात हम कर रहे थे। उसमें हमने देखा था मुद्रित माध्यम के बारे में कि जैसे कि दैनिक समाचार पत्र है, साप्ताहिक है, पाक्षिक है, जैसे मैगजीन, तो सारे मुद्रित माध्यम हैं और वो पढ़े लिखे लोग ही पढ़ सकते, इसीलिए वो ज़्यादा असरकारक नहीं है। लेकिन अखबार जो छापते हैं उनको स्वतंत्रता दी गई है, तो वो निष्पक्ष तटस्थ जो भी वो लिखना है वो अखबार में लिख सकते हैं। अभी हम देखेंगे लोकमत जागृत करने वाला दूसरा जो माध्यम है विजाणु यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। तो लोकमत जागृत करने में रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा जैसे दृश्य श्राव्य माध्यमों का महत्वपूर्ण स्थान है। रेडियो श्राव्य माध्यम के जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, जैसे कि टेलीविज़न, सिनेमा, वो दृश्य श्राव्य, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो असरकारक साधन है। जहाँ निरक्षरता का प्रमाण अधिक है वहाँ यह माध्यम अधिक असरकारक सिद्ध होते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं वो भी रेडियो सुन सकते हैं, टीवी देख और सुन सकते हैं, और जो बात है लोगों तक पहुंचानी होती है वो पहुंच पाती है। तो वर्तमान समाचार पत्र तथा सामयिकों की अपेक्षा यानी ये मुद्रित माध्यम से रेडियो, टेलीविज़न यानी विजाणु माध्यम अधिक दिखाई देता, उसका महत्व अधिक दिखाई देता है, याद रखना। देश विदेश की घटनाओं का सीधा प्रसारण उसी समय रेडियो और टेलीविज़न द्वारा व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सकता है। अभी हम देखते हैं कि हम न्यूज़ पर जो जाहिरात मतलब प्रसिद्ध होती है तुरंत हमारे पास पहुंच जाती है, या विदेशों में भी कोई घटना घटती है तुरंत हमारे पास आ जाती है। बाद में धारावाहिक यानी सीरियल है, नाटक है, फिल्म है द्वारा मनोरंजन के साथ अस्पृश्यता, दहेज प्रथा, शोषण, गरीबी जैसी सामाजिक तथा आर्थिक सिवाय अन्य समस्याओं का प्रभावपूर्ण रूप से प्रस्तुत करके लोकमत को जागृत किया जा सकता है। अभी देखो हम लोग इतने इंटरेस्ट हो जाते, कोई सीरियल देखते वो टाइम पर सारा काम छोड़ देंगे पर सीरियल देखेंगे, पिक्चर देखना है तो भी सारा काम छोड़ देंगे, पिक्चर देखेंगे। वो सारे जो भी मनोरंजन के कार्यक्रम हैं वो हमें मनोरंजन तो करते हैं, साथ में वो अस्पृश्यता निवारण है, हमारे जो सामाजिक कुरिवाज है, दहेज प्रथा है, शोषण है, गरीबी है, तो ये सबको दिखाते हैं। जैसे कि आप भी तारक मेहता वगैरह देखते होगे, तो उसी में हमें हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है। जो बुराइयाँ है उनको दूर करना है, किस तरह लोगों के साथ व्यवहार करना है, वो सारी अच्छी बातें ही सिखाई जाती हैं। तो आधुनिक युग में टेलीविज़न के उपरांत इंटरनेट के आगमन एवं उसके प्रसार से लोग घर बैठे समाचार, अभी हम मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड करें तो भी समाचार सुन सकते हैं। बाद में सीरियल, नाटक, फिल्म का आनंद ले सकते हैं। आज इस माध्यम द्वारा प्रस्तुत हो रही विकृत, विभत्स तथा हिंसा का मानव समाज पर विपरीत असर हो सकता है। ऐसे महत्वपूर्ण माध्यम द्वारा अयोग्य प्रसारण न हो उन पर नियंत्रण लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है। कि कई बार कई सीरियल वगैरह ऐसे विकृत, विभत्स और हिंसा जिनमें मारपीट ज़्यादा होती है, सेक्स ज़्यादा होता है, उसकी कई बार विपरीत असर पर लोगों पर होती है। तो ऐसे महत्वपूर्ण माध्यम द्वारा अयोग्य प्रसारण न हो और उन पर नियंत्रण लगाया जाना जरूरी है। संचार माध्यम में प्रसारित होने वाले विपत्स और हिंसक कार्यक्रम के विरुद्ध राजनीतिक पक्ष तथा स्वैच्छिक संगठन अथा योग्य समय पर आंदोलन करें, ये लोकतंत्र में स्वागत है। अभी जो भी टीवी वगैरह पर या सोशल मीडिया पर दिखाए जाते कार्यक्रम हैं उसमें विभत्स या हिंसा वाले कार्यक्रम न हो, उसके लिए लोग भी जागरूक हो और आंदोलन करें, वो लोकतंत्र में जरूरी है। आजकल तकनीकों का विकास हो इतना ही तेज़ी से हो रहा है कि इंटरनेट तथा सेलफोन द्वारा लोग हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहकर अपने विचारों का फैलाने का कार्य करते हैं। आज लोकमत जागृत करने के लिए संचार माध्यमों का अधिक उपयोग हो रहा है। टेलीविज़न, रेडियो, स्थानीय रेडियो यानी FM आदि लोकमत जागृत करने के अंडरलाइन करना, लोकमत जागृत करने के लिए विशिष्ट माध्यम है।
आधुनिक समय में घटनाओं के बारे में तटस्थ जानकारी के बिना ही घटनाओं की सूचनाएं शीघ्रता से फैलाई जा रही है। यानी कोई भी घटना बनती है तो वो तटस्थ यानी उसको बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाई जाती और जल्दी से दिखाई जाती है। गलत जानकारियों के आधार पर गलत लोकमत के निर्माण का प्रयास, अगर कोई घटना बनी है, कोई ऐसा घटना हुई है तो कई बार गलत बताते हैं तो उससे गलत लोकमत जागृत होता है। यानी कई बार गलत लोग को भड़काया जाता है, किया जाता है, तो जिससे दंगे फसाद भी हो सकते हैं। तो गलत जानकारी भी नहीं होनी चाहिए। संचार माध्यमों के द्वारा होने वाले विविध प्रकार के सर्वे से सही लोकमत जागृत करने का कार्य किया जाता है। किसी निश्चित जानकारी के आधार पर लोकमत जानने के लिए सर्वे किया जाता है। चुनाव के समय ओपिनियन पोल प्रस्तुत किया जाता है। अगर चुनाव आता है, आपने भी सभी चैनल वाले अपना ओपिनियन पोल प्रस्तुत करते और बताते कि ये पक्ष की सरकार जीतेगी, उनको इतनी सीटें मिलेंगी, ये पक्ष को इतनी बनेगी। ये ओपिनियन पोल द्वारा लोकमत किस दिशा में जा रहा है उसका अंदाज प्राप्त होता है, क्योंकि ओपिनियन पोल से पता चलता है कि लोग किसे पसंद करते हैं, किसकी ओर वो आकर्षित है, वो सब जान सकते हैं। तो ओपिनियन पोल हमेशा सही और विश्वसनीय नहीं होता, कई बार वो गलत भी हो सकता है, उनका जो अंदाजा है। आज के समय में संचार माध्यमों का स्थान महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में लोगों और सरकार को धैर्य बनाए रखना जरूरी होता है। लोगों के बात विचार या जानकारी सरकार तक पहुँचे और सरकार की विविध योजनाओं की जानकारी और सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुँचने में यह माध्यम बहुत उपयोगी है। ये माध्यम जो है विचार टीवी, रेडियो वगैरह, तो उससे हमें पता चलता है कि सरकार ने कौन कौन से काम किए, लोगों के लिए कौन सी योजनाएं बनाई हैं, वो सबका हमें पता चलता है। आज रेडियो का कार्यक्रम दूरस्थ तथा आंतरिक प्रदेशों तक फैला हुआ है। केवल श्राव्य माध्यम होने के कारण रेडियो असरकारक माध्यम नहीं बन पाए, क्योंकि उसमें देख नहीं सकते तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए रेडियो को पर लोग कम सुनते हैं। रेडियो की तुलना में टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम खर्चीले होने पर भी संचार माध्यम के रूप में अधिक लोकप्रिय, क्योंकि उसमें देख सकते हैं। लोकतंत्र में जनता पहले राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर ही अपना लोकमत प्रस्तुत करे, ऐसी अपेक्षा रखी जाती है। अभी हम देखेंगे लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षीय लोकतंत्र। तो विश्व में अनेक देशों में लोकतंत्रात्मक शासन है, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में, यूएस वगैरह में लोकतंत्रात्मक शासन। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भी भिन्नता देखने को मिलती है। हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र याद रखना, और अमेरिका जैसे देश में अध्यक्षतात्मक लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र तथा अध्यात्मक लोकतंत्र, इन दो मुख्य प्रकारों के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। संसदीय लोकतंत्र यानी हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है, जिसमें लोकसभा में जिस पक्ष का गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ हो उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जैसे कि अभी हमारे देश में हम लेंगे कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है, तो उनके नेता नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री सरकार की रचना करता है, बाद में प्रधानमंत्री किसको कौन सा मंत्री बनाना है वो बनाते हैं। पर संसदीय सरकार संपूर्ण रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदार होती है। तो सरकार संपूर्ण लोकसभा के प्रति जवाबदार होती है, और जब तक सरकार को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होता है, यानी लोकसभा में विरोध पक्ष उनको ज़्यादा ये नहीं करता, तब तक वो सत्ता पर रह सकता है, यानी अपनी गलती ना हो तब तक वो सत्ता पर रह सकते हैं। अभी अध्यक्षीय लोकतंत्र। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था यह लोकतंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में सामान्य रूप से अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। यानी जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, अभी डोनाल्ड ट्रंप की जगह नए राष्ट्रपति आए, तो उनका चुनाव जब हुआ तो वो सीधा उनको वो चुनाव में खड़े रहते कि वो अध्यक्ष बनेंगे। तो लोगों ने उनको मत दिया, डोनाल्ड ट्रंप भी खड़े थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कम मत मिले तो वो हार गए। तो उनका सीधा चुनाव अध्यक्ष के रूप में किया जाता है।
अध्यक्ष संविधान में निर्धारित समय तक की सत्ता में रहते हैं। अमेरिका तथा विश्व के दूसरे कई देशों में इस प्रकार के अध्यक्षीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। अभी हम देखेंगे लोकतंत्र में चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग अभी हमने देखा कि हमारा देश विश्व में सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश है। भारत में चुनाव प्रक्रियाओं का नियमन करना, संचालन करना, उसका निरीक्षण करना, तो उसके लिए चुनाव आयोग की स्थापना की गई। देश का लोकतंत्र जीवंत रहे, इस उद्देश्य से चुनाव आयोग का स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वायत्त होना आवश्यक है। चुनाव आयोग की स्वायत्तता बनी रहे, यह भी आवश्यक है। इसलिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, नौकरी की शर्तें, जिम्मेदारियों में से मुक्ति या हटाने के लिए संविधान में कुछ निश्चित प्रावधान किए गए हैं। संसद, राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की जिम्मेदारी एवं सत्ता चुनाव आयोग की है। ये सबका जो चुनाव होता है उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की। हमारे देश का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है, यानी हम जो मतदान करते हैं वो किसको हमने मत दिया है वो किसी को पता नहीं चलता है। विधानसभा या संसद का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे विसर्जित करके फिर से चुनाव करवाया जाता है। या किसी की मृत्यु हो या किसी ने इस्तीफा दिया हो तो खाली सीट पर भरने के लिए आयोजित किए गए जाने वाले चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। यानी अभी जो चुनाव हो गया है पर उसमें कई जो सदस्य है वो इस्तीफा देते हैं, वो बीच में ही मर जाते, तो उनकी जगह पर जो नए सदस्य का चुनाव होता है उसको उपचुनाव कहते हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा, उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भरने से लेकर नामांकन पत्रों की जांच, नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख निश्चित करना, उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा करना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना आदि तमाम कार्य चुनाव आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी जब भी चुनाव आता है तभी पहले उम्मीदवारी के नामांकन करते हैं, बाद में उनके उम्मीदवारी पत्र भरते हैं। कई लोग फिर से खड़ा रहने चाहते तो उम्मीदवारी पत्र वापस खींचते हैं। वो सबकी तारीख तय करना, वो सब काम चुनाव आयोग करता है। यहाँ पक्ष को चिन्ह देना, जैसे कि बीजेपी के चिन्ह कमल है, कांग्रेस का पंजा है, वो सब चिन्ह भी चुनाव आयोग ही देता है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के समय से ही आचार संहिता लागू हो जाती है। सरकार आचार संहिता के अमल के दौरान लोकमत को प्रभावित करने वाले नीति विषयक निर्णय लाभदायक घोषणाएं नहीं कर सकती। चुनाव उम्मीदवार या अनेक राजनीतिक दल अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं और उसी चुनाव घोषणा पत्र में आर्थिक, संरक्षण, विदेश नीति एवं सरकार द्वारा निर्धारित किए गए कार्य तथा योजनाओं के अलावा विविध समस्याओं और उसके निवारण के संबंध में वे अपने राजनीतिक दल के नजरिए को स्पष्ट करते हैं। लोकतंत्र में गुप्त मतदान। तो हमारे देश में संपूर्ण और स्वतंत्र रूप से मतदान द्वारा चुनाव का आयोजन किया जाता है। भारत के संसद का चुनाव विश्व की सबसे बड़ी मतदान प्रक्रिया मानी जाती है। चुनाव के समय विभिन्न पक्ष यानी बीजेपी, कांग्रेस वगैरह और संगठन और अपक्ष उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं। सभी अपने विचारों, किए गए कार्यों और भविष्य संबंधी आयोजन मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत करें। यानी चुनाव का जब वो प्रचार प्रसार करते तभी वो क्या क्या काम करेंगे, पिछले समय में उन्होंने क्या काम किया था वो लोगों को बताते हैं। मतदाता किसी भी प्रकार के लोभ, लालच या भय के बिना मतदान करे, यह जरूरी है। चुनाव प्रक्रिया के दरमियान गुप्त मतदान को महत्व दिया जाता है। मतदाता अपना मत को गुप्त रखने का अधिकार दिया गया है। मतदाता ने किस उम्मीदवार को अपना मत दिया है यह उससे नहीं पूछा जा सकता। चुनाव आयोग की अद्भुत प्रक्रिया के कारण मतदाता का मत गुप्त रहता है। चुनाव प्रक्रिया में जुड़ने वाले सभी कर्मचारी, सेना के सिपाही चुनाव में मतदान कर सके, ऐसी व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा की गई है। मतदान करने के लिए मुख्य रूप से 2 प्रक्रिया उपयोग में ली जाती है। एक तो मतपत्रों द्वारा मतदान, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM द्वारा मतदान।
अभी आजकल तो ये ईवीएम से ही मतदान होता है। मतपत्रों द्वारा होने वाला मतदान से मतों में गिनती के समय अधिक लगता है और आधुनिक समय में ज़्यादातर चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ही उपयोग किया जाता है और इन मशीन से मतगणना में जल्दी से और सरलता से होती है। मानव श्रवण समय की बचत होती है। कागज की बचत के कारण पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता है। तो मतदाता अगर नामांकित उम्मीदवार में से किसी एक भी उम्मीदवार को मत नहीं करना चाहता तो वह नोटा नन ऑफ दी एबव नोटा का उपयोग कर सकता है, यानी किसी को मत देना नहीं चाहता तो ये बटन वो दबा सकता है। अभी मोस्ट IMP लोकतंत्र और राजनीतिक दल। हमारे देश में बहुदलीय लोकतंत्र होने के कारण देश में अनेक छोटे बड़े राजनीतिक दल हैं, यानी बीजेपी, कांग्रेस, आम जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस वगैरह ये राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता के लिए चुनाव आयोग ने कुछ निश्चित धाराएं निर्धारित की है कि कब उसको राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त होती है। चुनाव आयोग निश्चित नीतियों या निर्धारित मापदंडों के आधार पर किसी भी दल को राष्ट्रीय या प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। अभी हमने देखा कि बीजेपी, कांग्रेस, समतावादी पार्टी, आम जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, तो वो दल को चुनाव आयोग प्रादेशिक दल और राष्ट्रीय दल कुछ उसके लिए मापदंड है उसके आधार पर ही घोषित करती है। जो राजनीतिक पक्ष कम से कम 4 राज्यों में चुनाव लड़ रहा हो और इन चारों राज्यों में हुए अंतिम चुनाव में कुल मतदान के 4% मत प्राप्त करने वाले पक्ष को राष्ट्रीय दल का मान्यता मिलती है। 4 राज्यों में वो चुनाव लड़ा हो और वो चुनाव में जो अंतिम चुनाव लड़े उसमें 4% मत उसको मिले हो, वो वैसे पक्षों को राष्ट्रीय पक्ष की मान्यता मिलती है। अन्य को प्रादेशिक पक्ष की मान्यता दी जाती है। चुनाव आयोग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 10 मार्च 2000 तक देश में 1593 राष्ट्रीय दल नामांकित है और लास्ट ईयर मतलब 2015 में 239 नए राष्ट्रीय दलों को मान्यता और दी गई है। हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC तथा भारतीय जनता पार्टी BJP मुख्य राष्ट्रीय दल है ये दोनों। उसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी BSP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM तथा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी NCP जैसे राष्ट्रीय दल है। ये सारे राष्ट्रीय ही दल है पर कांग्रेस और BJP मुख्य है। तो ये राष्ट्रीय दल है, याद रखना, BJP, कांग्रेस, CPI, CPIM और NCP। जबकि शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम तथा आम आदमी पार्टी AP, जनता दल यूनाइटेड JDU, राष्ट्रीय जनता दल RJD जैसे पक्ष प्रादेशिक पक्ष, याद रखना राष्ट्रीय पक्ष कौन से हैं और प्रादेशिक पक्ष कौन से हैं। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो सकती है। सरकार राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त दल की मान्यता प्राप्त मतों के आधार पर रद्द भी हो सकती है, क्योंकि हमने देखा कि 4 राज्यों में चुनाव में उसको 4% मत मिले हो तो ही वो राष्ट्रीय दल बनता है। जबकि अनेक प्रादेशिक दल है, अगर वो 4 राज्यों में और चुनाव लड़े और 4% मत प्राप्त हो तो वो प्रादेशिक दल राष्ट्रीय दल भी बन सकते हैं। तो सरकार बनाने वाला, सत्ता भोगने वाला पक्ष सत्ता पक्ष है, जैसे कि अभी केंद्र में और गुजरात में BJP है तथा विरोध करने वाला पक्ष विरोध पक्ष कहलाता है। तो विरोध पक्ष सरकार का नीति विषयक लोकतंत्रात्मक रूप से विरोध दर्शाते हुए लोकमत जागृत करने का कार्य करता है। आवश्यकता पड़ने पर सामाजिक तथा सामाजिक हित के प्रश्नों पर सरकार को सहकार देता है।
यह स्वस्थ लोकतंत्र में अपेक्षित है। सत्ताधारी पक्ष तथा विरोध पक्ष के संतुलित संबंधों पर लोकतंत्र की सफलता का आधार है। असरकारक तथा सबल विरोध पक्ष जीवन लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है, क्योंकि विरोध पक्ष जो सत्ता पक्ष यानी वर्तमान जो सरकार होती है उनको जो जो काम करती है उसके लिए हमेशा प्रश्न पूछती है, और जो भी नीतियाँ होती है कितना काम किया क्या किया वो सारा हिसाब लेती है, तो उससे लोकतंत्र जीवंत रहता है। लोकतंत्र एक रथ है और उसके दो पहिए, एक सत्ताधारी पक्ष दूसरा विरोध पक्ष। यहाँ पर हमारा ये लेसन पूरा होता है। स्वाध्याय कर लेना, जो आपको भेज दिया है भेज दूंगी बराबर। ओके, थैंक यू।